मेरा नाम प्रियंका त्रिपाठी है। आई एम द Yes. को फाउंडर ऑफ जेपीज एकेडमी। हम जितने भी थोड़े अनप्रिविलेज जो कैंडिडेट्स होते हैं Yes. तो उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। इसमें क्या है, जो बहुत से रूरल और आउटस्कर्ट एरिया के बच्चे आते हैं Yes. उनको एक ट्रेडिशनल एकेडमी तो दी गई है, पढ़ाई उन्होंने पढ़ा है, क्लास 12th कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया, Yes. बट इसके साथ उनको वो कल्चर नहीं मिलता है। Yes. इंग्लिश बोलने में हिच करते हैं और बड़े सेंटर्स में जाते तो वहाँ की फीस इतनी महंगी होती है Yes. कि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं मिल नहीं पाती। पाती। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ स्टार्ट करें जिसमें ऐसे बच्चों को आगे प्रमोट किया जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर उनको जॉब का प्रॉब्लम आता है तो एटलीस्ट उनको ये कॉन्फिडेंस हो। Yes. तो उनके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करना, कैसे बात करनी है, कैसे Yes. जवाब देना है। आपको Yes. इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, आपको जवाब देना आना ज़रूरी है और आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता होना ज़रूरी है। नमस्ते, मी ॲडव्होकेट टीरा धाडगे. कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतीये ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं. एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये. वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रातले लोक आपल्याला भेटत आहेत आणि आज आपण तुमची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी कोणाला तरी घेऊन आलेलो आहोत. खूप आपल्याला स्वतःला जेव्हा आपण कोणाला तरी रिप्रेझेंट करतो किंवा प्रेझेंट करतो तेव्हा कसं उभं राहावं, कसं बसावं, कसा मेकअप करावा किंवा करावा की नाही करावा, असे खूप क्वेश्चन्स तुम्हाला पडलेले असतील. आज त्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याकडे घेऊन आलेले आहेत प्रियंका त्रिपाठी मॅम. वेलकम मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू। हमारे ऑडियंस को आपकी जान पहचान करवा के दीजिए. मेरा नाम प्रियंका त्रिपाठी है। आई एम द Yes. को फाउंडर ऑफ जेपीज एकेडमी। और इसके साथ साथ जेपीज एकेडमी में हम जितने भी थोड़े अनप्रिविलेज जो कैंडिडेट्स होते हैं Yes. तो उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं और उनको प्लेसमेंट के लिए आगे डिफरेंट कंपनीज में अप्रोच करते हैं। यस यस, ओके. और अनप्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स आपने बोला, इन व्हाट सेंस? एक्चुअली द सेंस इज कि इसमें क्या है, जो बहुत से रूरल और आउटस्कर्ट एरिया के बच्चे आते हैं यस यस, जो बहुत ज़्यादा उनको एक ट्रेडिशनल एकेडमी तो दी गई है, पढ़ाई उन्होंने पढ़ा है, क्लास 12th कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया, यस बट इसके साथ उनको वो कल्चर नहीं मिलता है, वो माहौल नहीं मिलता है कि आप बहुत ही कैसे फैंसी लैंग्वेज में आपको बात करनी है, Yes. इंग्लिश बोलने में हिच करते हैं, या अगर आपको हिंदी या अपनी नेटिव लैंग्वेज भी बोलनी है Yes. तो अगर आपको उसका जवाब देना है तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस बात पे मुझे क्या आंसर देना है। यस. तो मैं जब एज एन HR काम करती थी, जो मैं इंटरव्यूज देखती मतलब लेती थी एज एन HR, तो उसमें मैं देखती थी कि वो हिंदी में भी बात नहीं कर पाते थे, इवन नॉट इन मराठी या तो वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं वो मुझे जो एक्सक्यूज़ देते थे, अब इधर इट वाज ट्रू और एक्सक्यूज़, तो वो यही बोलते थे कि हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं है, हमने तो गांव से पढ़ाई करी है, हमने तो Yes. छोटे स्कूल से पढ़ाई करी है, स्कूल अच्छा नहीं, स्कूल अच्छा नहीं है, तो ऐसा हमारे लिए कोई सेंटर, और बड़े सेंटर्स में जाते तो वहाँ की फीस इतनी महंगी होती है Yes. कि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं नहीं मिल पाती, पाती। फैमिली में इतनी अच्छी इनकम सोर्स नहीं है। सो इसमें बहुत ही मिक्स रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ स्टार्ट करें जिसमें ऐसे बच्चों को आगे प्रमोट किया जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर उनको जॉब का प्रॉब्लम आता है तो एटलीस्ट उनको ये कॉन्फिडेंस हो। Yes. तो उनके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करना, कैसे बात करनी है, कैसे Yes. जवाब देना है। आपको Yes. इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, आपको जवाब देना आना ज़रूरी है और आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता होना ज़रूरी होना है। जरूरी है. सो दिस इज़ व्हाट वी डू। यस यस. मैम, आप एडवोकेट भी हो जी। एंड आप बहुत सारे सॉल्यूशंस भी लेके आते हो, सो टेल अस अबाउट इट. एज एन एडवोकेट मैं NGOs के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मोस्टली क्या होता है, जो जैसे वर्नेबल वुमेंस के इश्यूज बहुत आते हैं सबसे ज़्यादा NGOs में। यस. डोमेस्टिक इश्यूज हो गए और मैट्रिमोनियल जो भी डाउरी के केसेस हो गए, तो अल्टीमेटली ये कंबाइन ऑफ मैट्रिमोनियल इश्यूज से ही रिलेटेड रहता है। तो उसमें मैं यूजुअली NGOs के साथ काउंसलिंग या कैंपेनिंग करती हूँ, यस. और उसमें मैक्स टू मैक्स ये रहता है कि जितनी भी इस तरीके की महिलाएं हैं जो जिनके केस NGOs को पता चलते हैं कि वो काफ़ी समय से अपने वैवाहिक जीवन में पीड़ित हैं या इस तरीके की उनको प्रॉब्लम्स है, तो वो निकलना चाहती हैं बट उनको कोई वे आउट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली से सपोर्ट नहीं होता है। Yes. फैमिली ने बोल दिया अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम अपना देखो भाई, Yes. इट्स लाइक दैट। ससुराल में क्या होता है कि वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तो उनको एज ए आउटस्कर्ट बाहर का बंदा ही ट्रीट किया जाता है कि आप तो बाहर अपने घर की नहीं हो, तो उस Yes. तरीके का उनको वो ट्रीटमेंट मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत कॉर्नर और बहुत अनवांटेड सी फीलिंग होती है, और उसमें क्या होता है कि आए दिन टॉन्ट कमेंट या बेइज्जती, इंसल्ट, तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि वो 5-5 10-10 साल से सहन कर रही हैं और वो लिटरली वो बीमार हो चुकी हैं, दे आर मेंटली सिक। तो वो सिकनेस उनको, वो साइकोलॉजिकली इतना सिक हो चुकी हैं, इतना वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं कि वो उससे निकलना चाह रही हैं बट उनके पास कोई रास्ता नहीं नहीं है.
सो हम लोग इस तरीके की कैंपेनिंग करते हैं जिसमें हम खुद ही उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, यू वांट टू लिव इन दिस मैरिज लाइक दिस वे और यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, देयर आर ओनली 2 वेज। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती एक ऐसे उसमें रहो और आप घुट घुट के जियो, क्योंकि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि शादी को बचाने के चक्कर में इतनी बीमारियां लग गई कि एक टाइम पे वो बेड रिडन हो गई, उन्हें डेथ ही हो गई। ओहो, आई हैव सीन दीज केसेस ऑल्सो। सो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कैसे करूँगी, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, उनको पता ही नहीं है कि बाहर जाएंगी तो काम कैसे करना है, सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करें, खुद के लिए कैसे स्टैंड ले। तो वो एक जो सिचुएशन फंसी हुई महिला रहती है, उनको समझ में ही नहीं आता कि कहाँ तक उनका जो सहनशीलता, सहन शक्ति जो है वो कहाँ तक जाएगी। एंड समहाउ सबको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो मैं सहन कर लूँगी, वो तो मैं सहन कर लूँगी, बट उस वो जो सिचुएशन है उसमें उनकी खुद की जो स्वयं जो अभिमान या स्वाभिमान है वो उन्होंने ऊपर लाने का जो कोशिश हो रहती है, उसके लिए बाहर का कुछ सपोर्ट लगता है। हाँ, कभी कभी वो खुद समझ ही नहीं पाते हैं कि ये उनकी अस्तित्व को ठोकर है। एंड एक बहुत ही ये है कि प्यार में लोग कुछ भी कर देते हैं। हाँ, बहुत से। बट ऐसा नहीं है। खुद की जो पर्सनालिटी है वो उन्होंने रखनी चाहिए। Correct. और एक कहीं पे तो ना बोलना सीखना चाहिए। Exactly. कि इस सिचुएशन से आगे अगर कुछ होता है मेरे साथ तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी, और उस जो सिचुएशन में मैं हूँ वो सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो एक मदद की ज़रूरत रहती है या फिर हेल्प की ज़रूरत रहती है, और वहाँ पे आप जैसे लोग उनको हेल्प करते हैं। हाँ, बेसिक ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे बहुत ही सिचुएशन, गंदी सिचुएशन रहती है, जहाँ पे उनको समझ में नहीं आता मार खाऊं या ना खाऊं, खुद से बात करूं या ना करूं। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि नहीं पति ने मारा तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए मैं बात नहीं करूंगी। बट वो आपकी खुद की जो एक ये है वो तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, हम तो हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन सबसे पहले खुद की मदद खुद करनी पड़ती है। तो इस तरीके की लेडीज के मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि बहुत सालों से पिट भी रही हैं, मार भी खा रही हैं, समहाउ वो कहीं से उनके अंदर एकदम से आता है कि नहीं बस अब हो गया। फिर जब हम प्रोसीडिंग्स करना शुरू करते हैं तो फिर सडन उनको याद आता है नहीं 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 ऐसा नहीं है, तो वो पैचअप कर भी लेती हैं। ये भी हो जाता है। फिर वो नहीं सुनेंगी आपका, हम जैसे लोगों का भी नहीं सुनती। दे आर लाइक नहीं अभी तो उसने माफ़ी मांग ली है। अब क्या होता है कि हम सोचते हैं चलो ठीक है अब जाओ आराम से रहो, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर से वही एपिसोड स्टार्ट होने लगते हैं, राइट? तो ऐसे में क्या है कि खुद में बहुत ही आपको एक कहते हैं स्टडी माइंड होना पड़ेगा, खुद में स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अगर पैचअप हुआ है, देखिए कोई भी कोर्ट या लॉ नहीं चाहता है कि किसी का घर परिवार टूटे। कभी भी कोई लॉयर या कोई भी अब जज भी नहीं चाहेगा, वो भी टाइम देते हैं कि भाई हम आपको कूलिंग पीरियड दे रहे हैं, आप अच्छे से रहिए, ठीक होके रहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर सामने जो दोनों पार्टनर हैं, अगर उन्हीं में ही वो मैच नहीं हो रहा, अगर हस्बैंड तुम्हें समझने को ही नहीं तैयार है, क्योंकि एक पैट्रियार्की सेट है, एक मैट्रियार्की सेट है। अभी इंडिया में तो ऐसा सिस्टम है कि पुरुष प्रधान है, लेकिन एक मैट्रियार्की कल्चर भी है जिसमें एक औरत के पास पावर है, लेकिन वो औरत को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, वो आदमी को सपोर्ट करने के लिए। आई नो, राइट? तो वो मैट्रियार्की कल्चर ऐसा है, अरे तुम औरत हो, तुम क्यों काम करोगी? तुम घर में रहो, तुम बच्चे संभालो, मेरा बेटा तुम्हें क्यों ग्लास में पानी उठा के दे, तुम खुद से नहीं पी सकती हो क्या? तो एक औरत दूसरी औरत के लिए वो डोमिनेंसी क्रिएट करती है, आदमी के लिए नहीं करती। तो ये मैट्रियार्की कल्चर भी है इंडिया में। तो ऐसे कौन करता है? मदर इन लॉ होगी, नंद होगी, जेठ जेठानी, यानी कोई भी फैमिली का खुद की माएँ भी होती हैं। तो माँ भी होती है जो लड़की को कहती है अरे यार तुम ऐसे कैसे कर सकती, तुम थोड़ा दब के रहो, तुम थोड़ा एडजस्ट करो। ये सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं मैट्रियार्की सिखाता है, बिकॉज ये लेडीज भी वही कल्चर को सेट करते हुए आए हैं। तो अल्टीमेटली ये खुद के ऊपर होता है कि अगर आपने एक बार स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो आपको फिर उस पे ही स्टिफ रहना है, नो मैटर कि फिर आपको क्या होता है, देन एंड देयर का चांस नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, कोई भी मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज कर लो आप या अरेंज मैरिज कर लो, क्लोज रिलेशन में कर लो या कहीं से भी कर लो, 1 ईयर बहुत टाइम होता है किसी इंसान की पर्सनालिटी, उसके नेचर को समझने का। और मोस्टली मैरिजेस में 1 साल के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में औरतें टाइम देती हैं कि थोड़ा टाइम दे शायद सही हो जाए, शायद सही हो जाए, बट वो चीज़ें सही नहीं होती, वो और वर्स्ट हो जाती हैं।
सो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बट आई मस्ट से देयर आर फ्यू वुमेन जो मेरे कांटेक्ट में आई और जिन्होंने वो करेज लिया और उन्होंने स्टैंड लिया और आगे वो बढ़ी। अभी हस्बैंड भी राइट टाइम रह रहे हैं और वो अपनी लाइफ में उनको जो करना है दे आर डूइंग, वो कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं, उनको किसी तरीके का नहीं। और कुछ हैं जो अभी भी उसी सिचुएशन में, हाँ ठीक है ठीक हो जाएगा, बट मुझे पता है कि कभी ठीक नहीं होने वाला है, एक टाइम होता है ठीक होने का भी। सो वो चीज़ है। या नोटवर मला माझ्या ऑडियन्सला सगळ्यांना सांगायला आवडेल, तुमच्याबरोबर जर कुठेही काहीही असं काही वाईट घडतंय आणि तुम्हाला असं वाटतंय की त्या सिच्युएशनमधनं तुम्ही बाहेर येऊ नाही शकत आहे, तर खूप संस्था आहेत. मॅडमची एक संस्था आहे जिथून तुम्हाला मदत मिळू शकते. असं जरी वाटत असेल की नाही मी ह्या सिच्युएशनमधनं बाहेर नाही निघू शकत किंवा नवरा माझा हँडल नाही होणार किंवा मला ही रिलेशनशिप मला तशीच ठेवायची आहे, पण जे तुमच्याबरोबर होतं ते चुकीचं आहे, तर प्लीज स्वतःसाठी स्टँड घ्या, मार खाऊन घेऊ नका. आणि जिथे तुम्हाला असं वाटतंय की तुम्हाला मदतीची गरज आहे, प्लीज रीच आउट व्हा. कुणीतरी तुम्हाला मदत करेल. आणि फक्त एकट्याने सहन न करता ती सिच्युएशन जर तुम्ही कुणाबरोबर तरी शेअर केली किंवा बोललीत तर त्याचा खूप चांगला फायदा होऊ शकतो. अशाच या प्लॅटफॉर्मवर अशा आपल्याला प्रियंका मॅम सारख्या खूप लोक आहेत जे तुम्हाला मदत करू शकतात, तर त्यांच्याबरोबर तुम्ही रीच आउट होऊ शकता. येस मैम, आप HR में भी आपका एक्सपीरियंस रहा है. आई गेस ऑलमोस्ट 10 years आप HR में थे. तो उसका आपकी जो अभी जो अकेडमी है उसके लिए कैसे आपको हेल्प हुआ? एक्चुअली बिकॉज मैंने MBA किया था HR से, तो MBA इज़ अ बिजनेस प्रोफेशनल कोर्स, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें एट अ स्टडी पढ़ा दी जाती हैं, सिखा दी जाती है. फिर हम इंडस्ट्री ट्रेनिंग करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ता है एज एग्जीक्यूटिव HR. तो HR में हम काफ़ी तरीके के लोगों को डील करते हैं, क्योंकि हमें इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ता है, उनकी सैलरीज, उनका ट्रेनिंग, उनका इंडक्शन सब देखते हैं. तो इस फील्ड में मैं काफ़ी तरीके के एम्प्लॉयज़ से मेरा इंटरेक्शन हुआ. तो देन आई रियलाइज़ कि यहाँ पर जैसे अपने सेंटर में, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं इतना ट्रेनिंग वगैरह मुझे मालूम है, नॉलेज है, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करूं. क्योंकि 10 years का करियर कोई कम नहीं होता है, और कॉर्पोरेट में काम करने के बाद आपको काफ़ी एक्सपोजर हो जाता है कि आपको पता है कि कहाँ कैसे काम करना है. सो अल्टीमेटली मैंने ये डिसाइड किया कि थोड़ा सा जो अनप्रिविलेज लोग हैं उनको मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ इसमें. क्योंकि क्या होता है कि जो महंगे स्कूल्स होते हैं वो बिजनेस स्कूल्स जा नहीं सकते, तो वहाँ उनको ट्रेनिंग नहीं मिल सकती. हमें तो बिजनेस स्कूल में ही मिल जाती है, और स्कूल टाइम से ही हम पढ़े हैं ऐसे इंग्लिश मीडियम में. एनवायरनमेंट भी वैसा ही होता है, ऐसे ही घर का भी माहौल वैसे ही है. बट जिनके यहाँ नहीं है तो उस तरीके से जो कुछ लेडीज़ भी हैं, जो मैरिड लेडीज़ हैं, वो काम करना चाहती, गांव से आई हैं, यहाँ शहर में सेटल हो रही हैं, तो उनको भी नहीं पता कैसे काम करना है. तो मेरे इस फील्ड ने मुझे बहुत हेल्प करी, क्योंकि इसमें HR में ही हम कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, कैसे बात करना है, ट्रेनिंग हो गया, ये सारा सब हमको उस टाइम पे ही सिखाया जाता है ड्यूरिंग द स्टडी. सो फिर उसने हेल्प किया. और लीगल भी मैंने स्टडी की है, LLB किया हुआ है, तो फिर NGOs के साथ काम और कैंपेनिंग्स की हुई हैं, तो काफ़ी एक्सपोजर रहा है इस चीज़ का. तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं बहुत ही आप बहुत एक्टिव हो मैम, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आप जो भी कर रहे हो उसमें बहुत तरक्की मिले आपको, एंड वी आर गोना कनेक्ट विथ ऑल द पीपल in our group. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Thank you.